नमस्कार बहनों, भाइयों, साथियों, प्यारे बच्चों। डॉक्टर सुमनवीर सिंह आपका स्वागत करता है और आपको नमस्कार। हमारी जो विषय चला हुआ है ज्ञान सागर, हमने जो विषय बना रखा है और ये आपसे परिचय करा रहा है। हमारी जो क्लासेज हैं वो भारत के संविधान से आपका परिचय करा रही है और हमारा उस कड़ी में अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे हम चले हुए थे। उसके जो सब क्लोज हैं, एक बार तो हमने सारे के सारे क्लोज हमने आपको समझा दिए। फिर हम केसेज के आधार पे कुछ उदाहरण दे के उनको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके कड़ी में आज जो है 15 आर्टिकल 15 का क्लोज 5 एंड 6 दोनों को बताएंगे। क्लोज 5 में क्या है कि वो जो निजी शिक्षण संस्थान हैं उनमें रिजर्वेशन की पॉलिसी को, जो पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं उनकी रिजर्वेशन की पॉलिसी को बल देने के लिए, संवैधानिक उसको बल देने के लिए 93वां संविधान संशोधन किया गया। ये 2006 में किया गया और 2005 में 93वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। यह राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, स्पेशल इकोनॉमिक जो बीसी हैं उनको भी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की उन्नति के लिए निजी और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में अल्पसंख्यकों को छोड़कर में प्रवेश हेतु प्रावधान करने का अधिकार देते हैं। यानी कि इसमें दोनों हैं, जो इकोनॉमिकल आधार पे EBWS जो थे वो भी, और इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनको जो है निजी शिक्षण संस्थान और सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए संवैधानिक रूप से बल प्रदान करता है। ये मुख्य रूप से जो 2003 में 2 और 3 में जो राइट टू एजुकेशन, भारत के अटल बिहारी सरकार ने राइट टू एजुकेशन जो है 6 से 14 तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का जो है अधिकार जो को आर्टिकल 21A करके जोड़ा। इसको आगे जो कानूनी अमली जामा पहनाने के लिए 2005-6 में बाद में यूपीए की सरकार बनी और उस स्थिति में कई केसेज ऐसे आए, जैसे TM पाई का केस था, PM नामदार का केस था। उनके कारण जो है देश में संवैधानिक स्थिति इस प्रकार की हो गई थी कि जो प्राइवेट शिक्षक संस्थान हैं इनमें आरक्षण के लिए मनाही कर दी गई थी। कहा गया कि वो अपनी जो शिक्षक संस्थान हैं, शिक्षण संस्थान हैं, उनकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वे कम जो है बौद्धिक स्थिति वाले छात्रों को हम प्रवेश नहीं देंगे। इससे हमारी शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आएगी और हमारी जो मेरिट है बच्चों की उस पर प्रभाव पड़ेगा और इससे हमारे स्कूल की साख गिर जाएगी। जब ऐसे ऐसे फैसले माननीय सुप्रीम कोर्ट से आ गए और आर्टिकल 13(1) का इसमें हवाला दिया गया, जिसमें निजी शिक्षण संस्थान को आरक्षण से छूट दी गई है, जिसमें अल्पसंख्यक भी शामिल हैं। इस प्रकार से इसकी स्थिति को, चुनौती का सामना करने के लिए संविधान में संशोधन किए गए। तो इस संशोधन के में ये जोड़ दिया गया कि भाई कोई भी बात आर्टिकल के में होते हुए भी ये जो इनमें जो है आड़े नहीं आएगी।
और सरकार को ये अधिकार है कि वो इन लोगों के लिए जो पिछड़े वर्ग के हैं इनके बच्चों के दाखिले के लिए प्रावधान कर सकती है और उनको आरक्षण का लाभ मिले। अब इस बात को जो है निजी शिक्षण संस्थान, यह खंड सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त दोनों निजी संस्थानों पे लागू होता है। अल्पसंख्यक संस्थानों को इससे छूट है। अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को इस आरक्षण को नीति से बाहर रखा गया है। अब ये बेतुकी बात है, जब जितने भी शिक्षण संस्थान हैं अब वो अल्पसंख्यक कोटे के हों या गैर अल्पसंख्यक कोटे के हों, क्योंकि शिक्षा देने का सबका दायित्व है और गरीब सब में होते हैं, पिछड़े सब में होते हैं। और ऐसा क्यों कि भाई क्या जो है आप एक तरफ तो अल्पसंख्यक, दूसरी जगह तो लाभ उठा रहे हैं, जब उनकी बारी आती है कुछ देश के लिए करने के लिए तो वो अपने आप को अल्पसंख्यक का चोला पहन लेते हैं। ये जो समस्या है, क्योंकि भारत के जो जितने भी आज के समय के जो राजनेता हैं वो समाज की में संतुलन बनाने की या समाज में जो लीगली अलगाववाद है, जो भारत के संविधान के में संविधान संशोधन करने के कारण जो है वो राजनेताओं ने अपने आप ही इस तरीके का माहौल तैयार कर लिया कि वो जो है अपने देश में अलगाववाद को थामने की कोशिश के लिए कोई भी उन्होंने प्रयास नहीं किया, बल्कि उनकी जो सामने नतमस्तक होते चले गए। और उनके कहे अनुसार जैसी स्थिति आज़ादी के समय में थी कि वो ये कहते थे कि हम एक साथ नहीं रह सकते, हिंदू और मुसलमान एक अलग कौम है और वे जो है किसी के साथ वो किसी की जो है सरकार को नहीं मानते, वो इस्लाम को मानते हैं और इस्लाम के जो है और किसी के साथ में हम जो है सत्ता शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो है हम अलग जो हैं इनसे और हम जो है अपने शासन अपने आप चलाएंगे। इस मानसिकता के कारण जो है 1947 में भारत का बंटवारा हो गया और सरकार, वहाँ के उस समय के जो राजनेता थे वो झुक गए। आज उसके बाद में भी सेम मानसिकता राजनेताओं की खत्म नहीं हो रही, और जब भी देश में ऐसी स्थिति आती है तो वो वोटों की और सत्ता के लोभ में आकर वो झुक जाते हैं और देश में जो है अलगाववाद के बीज बो लेते हैं। और जब उनकी स्थिति विकट हो जाती है तो संविधान में संशोधन कर देते हैं। जनता चाहे भाड़ चूल्हे में पड़ जाए, उनसे इन बातों से कोई परवाह नहीं होती। तो इस वजह से ही चूंकि इसका दुष्परिणाम आज के समय में ये हो रहा है, जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने अल्पसंख्यक जो शिक्षण संस्थान है उनसे फ्रेंचाइज ले ली और अपना जो चोला है वो अल्पसंख्यक का कर लिया है। वे अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन उन्होंने उनकी संस्था का नाम अपने संस्था से जोड़ लिया और अपना धड़ल्ले से उनको परसेंटेज देते हैं और अपना इनकम कर रहे हैं। और छूट भी वो किसी को जो है इस तरीके के दाखला नहीं देते, वो कहते हैं हम तो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है, उसकी ये शाखा है और धड़ल्ले से अपना बिजनेस कर रहे हैं। वो अपनी मनमानी की पूर्ण तरीके से एडमिशन देते हैं, अपने पूरा जो है अपना पैसा कमाने में लगे हुए हैं और साथ में वो धर्म परिवर्तन मिशनरियों के भी सहयोगी बने हुए हैं और धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसकी तरफ जो है ध्यान नहीं जा रहा और वो उनकी गतिविधि क्या है कैसे नहीं, हम इस बात पे नहीं जाते। लेकिन वो उस समय पर जब संविधान में संशोधन हो रहा था तो आपने इसको बाहर क्यों निकाला, अब ये तो सरकार बता सकती है। उन्होंने सोचा कि आप ये संविधानिक पचड़े में फंस जाएंगे। जिस प्रकार से आप इसमें संशोधन किया, आप अनुच्छेद 30(1) में भी संशोधन करते तो स्थिति साफ हो जाती। आपने उनको क्यों छोड़ा? खैर, हमारा जो काम है आपको सचेत करने का है कि भाई आगे आपको जानकारी सारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम है आपका संविधान से परिचय कराना, उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसके लाभ हैं,
कमियां क्यों हुई, इसकी भी हमारी जिम्मेवारी है कि आप भारत के नागरिकों को सचेत किया जाए, ताकि उनके अंदर अपनी जो है जानकारी हो, किसी के बहकाए में ना आए, है। तो ये काम था, तो उनको रखा। उसके बाद में ये मामला गया अदालत में, और अदालत में गया अशोक कुमार ठाकुर के मामले। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 में ये जो है केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब इसमें ये बात कही कि क्रीमी लेयर जो है उसको इसके कोटे से बाहर रखा जाएगा। जो पिछड़े वर्गों में जो संपन्न क्रीमी लेयर को इस अनुच्छेद के तहत मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये माननीय अदालत ने तय कर दिया। और उसमें भी जो है जब भी वो कोई सर्टिफिकेट बनता है तो उसमें क्रीमी लेयर है, लेकिन ये क्रीमी लेयर जो है वो SC ST के लिए उसमें ना है, और उसके लिए बातचीत चल रही है। माननीय अदालत कई बार उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इसमें भी क्रीमी लेयर तय करो, ऐसे कैसे काम चलेगा। लेकिन OBC में क्रीमी लेयर तय कर दी। इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस के लिए इकोनॉमिक जो है वो OBC के ही बराबर समथन जो है उसमें क्रीमी लेयर पैसे के आधार पे उन्होंने बना रखी है। कुछ सामाजिक कंडीशन भी बनाए, इसका मकान इतना होना चाहिए, इतने गज का होना चाहिए, शहर के चित्र में इतना होना चाहिए, गांव के चित्र में इस प्रकार की ज़मीन होनी चाहिए उस पर। तो वो जो है सारा कुछ वो कैटेगरी बना रखी है। अब बात आती है लीडिंग केस की। लीडिंग केस में अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ में इसको चुनौती दी गई संवैधानिक वैधता को। निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 15(5) की संवैधानिकता को बरकरार रखा, और माननीय न्यायालय का मत था कि केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे IIT, IIM में OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण यह अनुच्छेद वैध है। यानी पहले IIT, IIM में SC और ST को तो रिजर्वेशन था, OBC को नहीं था। अब IIT में भी ये जो है OBC वर्ग को रिजर्वेशन मिल गया इस संविधान के संशोधन के बाद से। इसके बाद में कुछ और प्रगति हुई, लेकिन शर्त उन्होंने ये लगाई कि IIT, IIM वगैरह में सब में कि भाई क्रीमी लेयर को इसके दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। संवैधानिक वैधता का प्रश्न कहाँ से आया? PM ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गैर सरकारी निजी शिक्षण संस्थान कॉलेज राज्य की आरक्षण नीति में नहीं आते हैं, और प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए कोई कोटा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इसलिए के अलावा पीठ ने कहा कि बेहतर शिक्षा प्रदान करने में सक्षम निजी शिक्षण संस्थानों में कम योग्य उम्मीदवारों को प्रवेश के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह राय व्यक्त की कि गैर सरकारी व्यावसायिक संस्थाओं में ऐसी नीति लागू करना उनकी स्वायत्तता को अतिक्रमण करना है, और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जो मैंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति जनजातियों की उन्नति के लिए 93वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया। इसके विशेष प्रावधान जोड़ने से राज्य को सरकारी एवं निजी शिक्षण सहायता और गैर सहायता प्राप्त दोनों के शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए कुछ मानदंड निर्धारित किए करने का अधिकार प्राप्त है। इस अधिनियम ने जनजातीय क्षेत्रों जो 6वीं अनुसूची में निर्दिष्ट हैं में स्थापित केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के साथ साथ अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छूट दी गई। अब संघर्ष जो इसमें हुआ वो ये था कि संशोधन के उद्देश्यों को लागू करने के लिए केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 संसद में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए 27% आरक्षण की गई। अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में इस संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम की चुनौती जो थी उसको जो है सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। लेकिन फैसला जो है वो 93वां संशोधन जो जब तक फैसला न सुनाया जाए तब तक रोक लगा दी थी। 93वां संविधान संशोधन असंवैधानिक था या और न ही
अधिनियम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उच्च वर्ग को भी अधिनियम का लाभ मिलेगा। अब देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उच्च वर्ग को भी इन्होंने कह दिया और ओबीसी वालों के लिए कह दिया कि क्रीमी लेयर को नहीं मिलेगा। हालांकि सामाजिक रूप से आर्थिक पिछड़े वर्ग के लिए ईएसबीसी के उच्च वर्ग को इससे बाहर रखा गया था। इसके अलावा 10 वर्ष की समीक्षा का सुझाव दिया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि न्यायालय ने निजी गैर सहायता प्राप्त संस्थानों के संबंध में संशोधन की जो प्रायोजकता की जो भी कोई निर्णय, ऐसा पर कोई निर्णय नहीं दिया, क्योंकि किसी भी संस्थान ने संशोधन को चुनौती देने के लिए न्यायालय में रुख ही नहीं किया था। ऐसा ही मामला राजस्थान के गैर सरकारी निजी स्कूल सोसाइटी बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थिति के लिए विवाद उठा। फिर से निजी संस्थानों ने आरटीई अधिनियम जो राइट टू एजुकेशन की धारा 12(1) को चुनौती दी, जिसमें निजी स्कूलों को कक्षा 1 में 25% सीटें जो हैं कमजोर और वंचित वर्गों को भरने के लिए आदेश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आरटीई अधिनियम की संवैधानिकता को बरकरार रखा और पीठ ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 19(ग) का उल्लंघन नहीं है। अनुच्छेद 19(ग) क्या कहता है? वो कहता है व्यवसाय करने का अधिकार। ने कहा कि भाई हमको पैसे कमाने का अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार है, आप हमारे इस अधिकार को कैसे अतिक्रमण कर देंगे कि आप 25% सीट दे दें? तो उन्होंने कहा कि उचित प्रतिबंधों में आते हैं। हालांकि यह माना कि अधिनियम की धारा 12(1) जिसमें गैर सरकारी अल्पसंख्यक स्कूलों पर यह लागू नहीं है। निजी गैर सरकारी अल्पसंख्यकों पर लागू नहीं है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश एच.एस. कपाड़िया न्यायमूर्ति स्वतंत्र ने यह फैसला सुनाया, जबकि न्यायमूर्ति एस. राधाकृष्णन इससे असहमत थे। उन्होंने तर्क दिया कि टीएमए पाई फाउंडेशन मामले में और पीएम नामदार जैसे मामलों में पिछले निर्णय के विपरीत है, जहां निजी संस्थानों को संविधान अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 30(1) के तहत संरक्षण प्राप्त है। ऐसा ही आगे 2014 में परमाती एजुकेशन एंड कल्चरल ट्रस्ट और अन्य बनाम भारत संघ के नाम ये केस आया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 93 में संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि यह अनुच्छेद 14 या 14 या संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत निजी शिक्षण संस्थानों के व्यापार और व्यवसाय करने के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है। पीठ ने निर्णय सुनाया कि टीएमए पाई फाउंडेशन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य का भी मामला है, जिसमें कहा गया है कि यह अधिकार स्वायत्तता को प्रभावित नहीं होगी यदि समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों से संबंधित छात्रों के एक छोटे से कोटे को निःशुल्क शिक्षा या छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, यदि सरकार द्वारा नहीं दी जाती है, तर्क दिया प्रदान की जाती है या सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। तो आर.एफ. नरीमन ने तर्क दिया कि सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों के साथ समान व्यवहार करना अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। इस आपत्ति का खंडन इस तर्क पे दिया के साथ में कि जब तक राज्य ऐसी सीटों के लिए मुआवजा देता है तब तक अनुच्छेद समानता का उल्लंघन नहीं करता, और यह भी कहा कि शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना धर्मार्थ उद्देश्य से की जाती है और अनुच्छेद 15(5) इस उद्देश्य को पूरा करता है। इसके अलावा फैसले के परिणाम स्वरूप जो बदलाव यह हुआ कि सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूलों को अब भी वंचित बच्चों के सीट के आरक्षण से छूट है। तो ये 15(5) के बारे में मैंने बताया। 15(5) का क्या है, मैंने जो केसेस के हवाला दिया, जो सुप्रीम कोर्ट की जो बातें थी, क्योंकि ये उनके शब्दों के अनुसार ही पढ़ना उचित होता है। अब मैं इस पे कमेंट करता हूँ, इसमें मेरे शब्द और जो है सारा कुछ इसका विवेचना होती है। मैंने
जो बताया कि कुछ केसेस आए थे माननीय अदालत के सामने, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था, राज्य सरकारों ने, और उन्होंने वहाँ पे कानून बनाए थे कि निजी शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी और एससी वर्ग के पिछड़ों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो ये बातें मैंने बताया टीएम एपाई और पीएम नामदार के केसों में ये जो भी नियम बने थे सरकार के, वो खारिज कर दिए। अब इस स्थिति को वो समझ जाए होते तो वहीं के वहीं चुप लगा जाते, लेकिन क्या है कि जो आज के समय में सरकार पे जो ये पिछड़ा वर्ग जो है, ये इनका जो अलगाववाद है इतना ज़्यादा ज़बरदस्ती हो गया है कि वो सरकार को पंगु करने की कोशिश करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। या तो हमारे हिसाब से आपने संविधान में संशोधन कर लो, वरना हम जो है खलबली में देश में आग लगा देंगे। ऐसे हालात जब सुप्रीम कोर्ट ने दलित, अब ऐसा ही मामला दलित एक्ट के मामले में था, दलित एक्ट के मामले में झूठी सीधी एफआईआर दर्ज होती थी। अब इस मामले सर्वोच्च अदालत में गया, सर्वोच्च अदालत ने कहा कि एफआईआर दर्ज होते ही कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, और एसपी रेंज का आदमी जब तक जांच करके ये साबित नहीं कर देता कि वाकई में ये मामला बनता भी है या फर्जी है, तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। बस इतने ही फैसला आते ही, ये न्यायपूर्ण फैसला था। भाई आपको भग्गी क्या पड़ रही है इतनी जल्दी? आप तो चाहते हैं कि आदमी गिरफ्तार हो जाए, उसके लिए आप जो है मतलब कुछ भी कह देंगे। इतनी सी बात पे, इसी नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान की बता रहा हूं मैं, उन्होंने जो मोर्चा खोल दिया, दलित वर्ग के जितने भी ये भीम सेना और जो है और रावण सेना इकट्ठी हो रही है, और इन्होंने जो है गर्दा काटना शुरू कर दिया, जाम लगा दिया, देश को जो है बंद करने का आह्वान किया और खूब गर्दा काटा। ना तो इन पे डंडे बरसाए गए और ना इनको रोका गया, ना ये कहा गया कि भाई इनके जो एमएलए जितने भी थे वो जो रिजर्व सीट से आए हुए हैं सरकार पे दबाव बनाने लगे, भाई जनता हमको ये कह रही है वो कह रही है, और ये साहब नतमस्तक हो गए। जो माननीय अदालत ने जो बातें कही उनको दरकिनार करते हुए संविधान में फिर से संशोधन कर दिया, उस एक्ट में संशोधन कर दिया गया। ये बताओ, कुछ कोई माननीय अदालत आपको सही करने के लिए कह रही है तो आप झुक जाते हैं। देश में यही हो रहा है। इसी कारण से ही संविधान में संशोधन कर दिया कि भाई निजी शिक्षण संस्थान बने हुए हैं वो अपने हिसाब से, भाई हमारा जो है हम यहाँ से जो है अपना क्रीम निकाल के देश को दे रहे हैं, और वे देश के जो हैं जो भी सिस्टम है उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं, और आप हमारे यहाँ पे जो है इस प्रकार से कम आईक्यू वाले या कम जो है मेरिट वाले बच्चों को आप दाखिले के लिए हमें दबाव डालेंगे तो हमारे शिक्षण संस्थान चरमरा जाएगा और हमारी जो साख बनी हुई है वो गिर जाएगी, क्योंकि मेरिट जो ओवरऑल मेरिट है वो डाउन हो जाएगी। अब उनके तर्क को सरकार ने नहीं माना। वो तो कहते हैं कि भाई ये जो भी है दलित विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं, ये जुमला इतना चला हुआ है आज के समय देश में, और मीडिया उसको पकड़ के बैठी है। कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग तो चाहते ही हैं देश में जो फूट पड़े, तो इस कारण से संविधान में संशोधन हुआ। और इसकी स्थिति मैंने आपको बता दी, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़ के ये जो है सब पे लागू है। अब बात आई आरटीई की। आरटीई का जो आया कि 25% सीट जो है हर एक जो है जो निजी शिक्षण संस्थान है गरीब बच्चों को देगा। अब उन्होंने कहा कि साहब हमारे तो रोजी रोटी का जरिया हमारा है, तो उनके सरकार के साथ में समझौता हुआ और उन्होंने कहा कि भाई हम आपको निकले हम फोकट में नहीं पढ़ाएंगे, एक आध सीट की हो तो बात अलग है, 25% सीट तो हम क्या करेंगे, फिर हमने तो कमा लिया जी पैसा। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, हम जो है आप इनकी जो ट्यूशन फीस है और इनकी जो फीस है जो भी बनती है वो हम आपको भुगतान करेंगे। इसके बदले में आप ये मान के चले कि सरकार आपके इनकी फीस के पैसे दे रही है वजीफे के तौर पे और आप इनको पढ़ाएं। तो उन्होंने नानुकर करते हुए इस बात को संभाला और भारत जब माननीय अदालत के सामने में बातें आई तो उन्होंने कहा कि भाई जब ये पैसे दे रहे हैं तो काय का जो है आपका व्यापार करने का उल्लंघन हो रहा है। इतना तो आपको भी सोचना चाहिए कि भाई आपको मौका मिला हुआ, आप एक तरफ तो कह रहे हैं हम तो ट्रस्ट हैं जी, हम तो चैरिटी करते हैं,
इस पैसे में से और हम धन कमाने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, तो आपको तो मौका मिला हुआ है। तो उनके तर्क को कट गया और आज की डेट तक भी ये जो लागू है आरटीई के तहत 25% सीट की, उन्होंने इस कारण की वो जो है वो उसके पैसे सरकार देती है, वजीफे के तौर पे मान लो या फंड के स्टाई फंड के तौर पे मान लो, वो सरकार वो बिल बना के भेज देते हैं कि हमारे इतने हैं, और जब वो बिल पेंडिंग पड़े रहते तो वो दाखिला नहीं देते, कह रहे हैं पिछला का भुगतान कर दोगे तो दाखिला दे देंगे। ये आज तक ही ये व्यवस्था चली हुई है। ना तो सरकार ने कोई जो प्रयुक्त सिस्टम बनाया, ना निजी शिक्षण संस्थानों ने कोई सिस्टम बनाया कि भाई समय से पैसा वो लिस्ट को समय से दाखिला कराएं, उनकी लिस्ट जाए, क्योंकि प्रक्रिया में चयन सरकार के में तो होता है कि जो है पूरा सिस्टम होता, पहचान करी जाती है, जांच करी जाती है, जांच का सिस्टम ही ऐसा है कि टाइम लगता है, कई साल लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये है। और उसके बाद में अगला संविधान संशोधन हुआ 15/6। 15/6 में क्या था? 15/6 में था आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग के पिछड़े का एक अलग से कोटा 2019 में जो है वो 103वां संविधान संशोधन, जो वर्तमान इससे पिछली जो केंद्र सरकार मोदी सरकार थी, मोदी गवर्नमेंट जो एनडीए की जो सरकार थी, उन्होंने 15 भारत के संविधान में अनुच्छेद 15/6 जो राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS एक नया वर्ग जनरेट किया के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान थे, जैसे कि शिक्षक संस्थान में प्रवेश पाने की शक्ति देता है। इसे 103वें संविधान संशोधन द्वारा 2019 में जोड़ा गया और जिसके तहत EWS श्रेणी को 10% आरक्षण प्रदान किया गया। यह आरक्षण जो है सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्थान अल्पसंख्यकों को छोड़कर सब पे लागू होता है। अल्पसंख्यकों को शिक्षक संस्थानों को छोड़ के बाकी सब पे लागू होता है। 10% इनको भी आपको देना है। और इसमें संविधान में ही ये लिख रखा क्लियर कट, ये इनसे अलग है। ये जो 15/4 और 5 जो हैं, इनसे 15/4 से अलग है। यानी 15/4 में क्या है, वो है SC, ST और OBC। उन्होंने कहा कि भाई ये इनसे अलग है। ये इनसे अलग कौन से हैं? ये सामान्य वर्ग के हैं। ये सामान्य वर्ग जो सामान्य वर्ग है उसमें से निकाले गए हैं। अब तो इनको मिर्च लग गई। उन्होंने कहा गरीब मुद्दा बन गया कि गरीब की कोई जात थोड़ी होती है, गरीब का कोई वर्ग थोड़ी होता, गरीब तो सबका है। और इसी बात के आधार पर राजनीति देश में होने लगी कि भाई ये कैसे मिल गया सामान्य वर्गों को, गरीबों को। क्यों? अब समता कहाँ गई भाई? जो समता का चोला ओढ़ के देश में समता लाने की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई आप क्यों घबरा रहे हो भाई, आपका इसके सेहत से क्या फर्क पड़ता है। ये बात जो है माननीय अदालत में आगे गई और इसको 2022 में जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में चैलेंज किया गया। और बाद में और भी इसमें जुड़ते चले गए। आप दूसरा उसको मैं अलग से बताऊंगा इसी में ही। और ये 5 न्यायाधीशों के पास में ये गया और 5 न्यायाधीशों ने 3:2 से ये 103वां संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा। निर्णय में यह कहा गया कि न्यायालय ने माना आर्थिक मापदंडों के आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। इस फैसले के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था को कानूनी मान्यता, संवैधानिक मान्यता मिल गई। तो इस प्रकार से ये जो है था। अब बात आती है EWS का जो ये मिला, ये इसमें जो है जो केस आया सुप्रीम कोर्ट में, उनके बारे में आपको बता दूं किन किन को मिर्च लगी, किन किनों ने इनको चैलेंज करा।
कि एक सामान्य वर्ग के बच्चों को जब ये कुछ समाज में जब समता की बात आ रही है तो समता तो सबके लिए है, आपको मिले तो बहुत बढ़िया, और किसी को मिले तो साहब इनको क्यों मिल रहा है, हमको भी इसमें से मिल जाए। यानी कि आपका कटोरा तो इतना होगा, झेंड इतना होगा आपका तो जो भर ही नहीं रहा, किसी के और दूसरे के हिस्से को भी हम चाट जाएं और फिर भी भूखे के भूखे, जैसे मगरमच्छ होता है, कितना ही खा लो भूखा का भूखा, फिर वो अड़ रहा के पड़ता है लोगों को, चाहे पेट में से जो है ना खाए आदमी को जरूर मार देगा। तो इस प्रकार से इसकी जो है पहली याचिका डली जनहित अभियान अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, जो अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा थी, उन्होंने जनहित याचिका डाली। दूसरी, समानता के लिए युवा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कृषि अनुसंधान तथा एवं शिक्षा कर्मचारी कल्याण संघ, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। इनके जो वकील थे वो थे राजीव धवन, गोपाल शंकर नारायण और NF राव और मीनाक्षी अरोड़ा, इनके वकील थे। जनहित याचिका डल गई। EWC रिट पिटीशन संख्या जो थी केस नंबर 55/2019 में ये जो है डल गई, और अगली सुनवाई हुई, अंतिम जो सुनवाई हुई अगली और अंतिम 26 मई 2023 को ये निर्णय सुना दिया। और 103वां संविधान संशोधन में 50% सीमा और EWS ये सब जो है उसमें बातें कही गई। सरकार की तरफ से जो वकील थे वो के वेणुगोपाल, सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, अटॉर्नी जनरल और सोलिसिटर जनरल दोनों ही ने ही इसमें बहस करी। मुख्य मुद्दे थे 4 कि क्या जो आरक्षण है केवल आर्थिक आधार के मापदंडों पर दिया जा सकता है। दूसरा, क्या अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को EWD आरक्षण से बाहर रखा जा सकता है। तीसरा, क्या EWS आरक्षण इंदिरा साहनी 1992 के मामले के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन कर सकता है। चौथा, क्या राज्य उन निजी शिक्षण संस्थानों के आरक्षण प्रदान कर सकते हैं जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती। ये 4 बातों पे जो है उन्होंने कहा, चारों इस प्रकार से कि जिस पे भी फंदा अटक जाए उन्हीं से तुम्हारे बल्ले बल्ले, यानी कि इनको कैसे न कैसे निरस्त होना चाहिए या तुम्हें भी कुछ मिल जाए इसमें से। मानसिकता लोगों की ये रहती है कि भाई तुम्हें भी कुछ मिल जाए इसमें से, डंगी मारो और मिल जाए कुछ। 9 जनवरी 2019 को भारत की संसद ने संविधान में 103वां संविधान संशोधन 2019 पारित किया, जिसके तहत राज्य को उच्च और सार्वजनिक रोजगार के मामलों में आर्थिक मापदंड के आधार पर आरक्षण मिल गया। इस अधिनियम में अनुच्छेद 15 और 6 में संशोधन करते हुए 15(6) और 16(6) जोड़ा, जिसमें 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया और उसी दिन ही राज्य पत्र जारी कर दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 15(6) के तहत जो संशोधन राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया गया, जिसमें शैक्षणिक शिक्षक संस्थान भी शामिल थे। कहा गया कि ऐसा आरक्षण किसी भी शैक्षणिक संस्थान में किया जा सकता है जिसमें सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त निजी दोनों हैं। जो इन्होंने भी जो है अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान जो थे उनको छोड़ दिया। इन्होंने भी ये नहीं दिखाई कि भाई आपने जो उस समय यूपीए सरकार ने जो गलती करी आप उसको सुधार लें। इन्होंने उसको भी उन्होंने कहा जान से कानूनी पचड़े में जरूरत नहीं है। इससे आगे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 10%, ऊपरी सीमा 10% होगी और EWD श्रेणी में आने वाले नागरिक के तहत 10% की सीमा सीट निर्धारित की जाएंगी। यह 10% सीमा मौजूदा आरक्षण सीमा से स्वतंत्र है, अलग है। अब इसी प्रकार से नियुक्ति में भी सेम ऐसा ही प्रावधान किए गए, 16(6) जोड़ दिया गया। तो इसमें 103
के मामले में तकरीबन 20 से अधिक याचिका दायर की गई संवैधानिक संशोधन देने के लिए। इसको वैधता को चुनौती देने के लिए 20 याचिका डल गई। तर्क दिया गया कि यह संशोधन संविधान के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन करता है और अनुच्छेद 14 के तहत समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। और विशेष रूप से तर्क दिए गए 4, सर्वोच्च न्यायालय के इंदिरा साहनी केस बनाम भारत संघ के मामले में मध्यनगर आरक्षण के मापदंड आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता। पहला बात कि भाई उसने कह दी कि आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता। दूसरा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदाय में आरक्षण से बाहर नहीं रखे जा सकता, क्योंकि इससे समानता का मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। भाई उनको बाहर रखेंगे तो बताओ, इनको मिल जाए तो ठीक है, उनको बाहर रख देंगे तो समानता बिगड़ जाएगी। देख रहे हो मानसिकता। इस संशोधन में ऐसा आरक्षण का प्रावधान किया गया इंदिरा साहनी के निर्धारण की 50% सीमा से अधिक है। चौथा, राज्य से सहायता पर न प्राप्त करने वाले शिक्षक संस्थानों पर आरक्षण थोपना समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ये 4 बात कह के और चिट्ठी डाल दी सुप्रीम कोर्ट में। निर्धारित वर्तमान में जो शिक्षा और सार्वजनिक नियुक्तियां में 49.5% आरक्षण है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को क्रम से 15%, 7.5% और 27% का कोटा है। 2019 में 5 दिनों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने मामले को संविधान पीठ को सौंपने के मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 5 अगस्त 2020 को न्यायालय ने इस मामले को 5 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपने का निर्णय ले लिया। 30 अगस्त 2022 को सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को संविधान पीठ के 4 अन्य मामलों के साथ सितंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया और मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने राज्यों में मुसलमानों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले आंध्र प्रदेश सरकार 2005 के अधिनियम की चुनौती देने वाले मामले के साथ इस सुनवाई का इरादा व्यक्त किया। हालांकि 6 सितंबर को बेंच ने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण की मामले की सुनवाई के लिए फैसला करेंगे और 8 पर ही फैसला करेंगे। 8 सितंबर को बेंच ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल द्वारा तैयार किए गए मुद्दों को स्वीकार कर लिया और ये फैसला करेंगे। लगा मुद्दे क्या थे, अब विषय तय हो गए, मुद्दे तय हो गए। सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि क्या आरक्षण केवल आर्थिक आधार पर दिया जा सकता है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि क्या राज्य उन निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान कर सकता है जिन्हें सरकारी सहायता प्राप्त नहीं होती है, जैसा कि संशोधन में प्रावधान किया गया है। तीसरा, क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण के दायरे से बाहर रखने के कारण ईडब्ल्यूएस आरक्षण अमान्य है। अब ये 3 मुद्दों के इर्द गिर्द ही बहस होने लगी। 27 सितंबर 2022 को पीठ ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद मामला सुरक्षित रख लिया और 3:2 से बहुमत से पीठ ने 7 नवंबर 2022 को फैसला सुनाया और घोषणा की कि संशोधन और यूरोपीय वर्ग के आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध हैं। न्यायमूर्ति महेश्वरी द्विवेदी पर्दीवाला ने बहुमत से अलग सहमति वाले मत लिखे, जबकि न्यायमूर्ति भट्ट ने अपनी और मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की ओर से असहमति व्यक्त की। यानी कि दोनों ने तो अपने अलग अलग फैसले सुनाए। 2 जजों ने 3 जजों ने अपने अलग अलग सुनाए और 2 जो जज थे उन्होंने अपनी असहमति लिख के इकट्ठा फैसला सुनाया। तो इस प्रकार 3:2 से ये लागू हो गया, मामला सेट हो गया और सरकार की जो संवैधानिकता थी
वो वैध मानी गई और याचिका खारिज कर दी गई। 6 सितंबर 2022 को पिछड़े समुदायों के अधिकारों के लिए गठित संस्था ने अल्पसंख्यक वर्ग के लिए इसमें आरक्षण की मांग की अनुमति देने के लिए वाले फैसले की समीक्षा हेतु याचिका दायर की कि भाई साहब हमको भी कुछ मिल जाए। 9 मई 2023 को मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 न्यायाधीशों ने संविधान पीठ ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फैसले की समीक्षा का कोई आधार नहीं बन रहा कि भाई भारत के संविधान में धर्म के आधार पे किसी को आरक्षण नहीं मिल रहा। भाई आपको तो पहले से ही जो मुसलमान हैं, ईसाई हैं, इनको OBC की श्रेणी में रखा गया है, तो आप काहे को परेशान हो रहे हैं? आपको तो खिड़की मिली हुई है और ये तो सामान्य वर्ग के लिए है, सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए है। तो एक आदमी को जो समानता लाने की कोशिश की जा रही है, आपको तो मिले हुई है, आपका फिर भी पेट नहीं भर रहा है। और वैसे भी आप अल्पसंख्यक मतलब धर्म के आधार पे आप मांग रहे हैं। आपको ने तो कह दी कि अल्पसंख्यकों को भी इसमें शामिल कर लें, हैं, अल्पसंख्यक में भी विशेष रूप से मुसलमानों को। तो भाई देश में बड़े बड़े जाल फेंके जाते हैं, माननीय अदालत को बुद्धि भ्रमित करवाने की कोशिश करी जाती है और अपना उल्लू सीधा करा जाता है। तो इसलिए हमारा जो उद्देश्य है संविधान को जानना, समझना, लोगों की क्या देश में राय चली हुई है, इसको हम आपको व्यक्त करते हैं। और माननीय अदालत ने जो बार बार सचेतना दी गई है उनको भी हम आपको बताते हैं। और संविधान जब निर्माण हो रहा था तो बाबा साहब ने जो कही थी, बाबा साहब ने तो कही थी कि आप देश में जातिगत अलगाववाद को कानूनी जामा मत पहराओ। उन्होंने तो सरासर मने करी थी कि भाई आरक्षण जात के आधार पे नहीं मिलना चाहिए और समानता तभी आएगी तब आप संघर्ष करेंगे और आप मौके में शामिल होंगे और अपने कौशल को निखारेंगे। वो जो लाभ है हमारा उद्देश्य है, संविधान का उद्देश्य है सबको बराबरी का मौका देना और समाज में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि संघर्ष से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो स्वादिष्ट होती हैं और वो आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस लाती हैं। और जो एक किसी की बाजू मरोड़ के कोई चीज़ ली जाती है वो समाज में कभी दूसरे वर्ग के जिनके बाजू मरोड़ी जा रही है वो और उनके बीच में अलगाववाद की स्थिति पैदा हो जाती है और समाज का ताना बाना छिन्न भिन्न होने लगता है। लेकिन राजनीति के पलड़े में एक तरफ तो राजनीति और एक तरफ ये जो है बातें, जो संविधानों निर्माताओं की जो बातें थी वो राजनीति उन पे हावी हो गई और जो उनकी फिलॉसफी थी वो धरी की धरी रह गई। आज के समय की स्थिति ये, देश में राजनीति हावी है और राजनीति के हावी होने के कारण एक दूसरे के हाथ मरोड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को कमज़ोर किया जा रहा है और संविधान में संशोधन इसी हिसाब से अपनी गोटी फिट करने की हिसाब से करे जाते हैं। किसको क्या मिलना है ये सब वोट निर्धारित होती है, वोट के आधार पर निर्धारित के आधार पर संविधान में संशोधन होने लगे हैं, ना कि समाज में समानता लाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। अगर किसी को हमारी बात पे कोई कमेंट करना है तो आप कर सकते हैं। हमारी वीडियो को किसी को पसंद आ रही हो तो आप लाइक करें, और कोई इसमें आपको हमारी इसलिए कुछ और जानकारी चाहने की कोशिश कर रहे हैं तो कमेंट करके भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक विशेष बात और कि हम जो अगली वीडियो में बनाएंगे वो SIR, आज के समय में आप देख रहे होंगे SIR चली हुई है और SIR जो स्पेशल सघन गहन जांच जो है वोटों की चली हुई है चुनाव आयोग के द्वारा, उसमें जो इस समय जो देश में चली हुई है उसका जो फॉर्म है, SIR का जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाना है उसके बारे में हम आपको समझाएंगे कि उसके जो कॉलम हैं वो ये जो कॉलम कैसे कैसे भरे जाएंगे, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।